हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अपन कर रहे हैं, सबको पता है क्या कर रहे हैं भैया जी, अपन कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। कितना पढ़ चुके हैं अपन अभी तक? सिर्फ एक मेंबर करा है, दैट इज योर मेंबर नंबर 3। मेंबर नंबर 1, 2 एंड 3 वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहले भी बताया था कि मेंबर नंबर 1, 2 एंड 3 साथ में पढ़ा जाएगा। जिन्होंने पहले मेंबर नंबर 3 नहीं करा है तो भैया पहले वाली वीडियो देख कर आओ, मेंबर नंबर 3 करो, उसके बाद मेंबर नंबर 2 यानी कि जो अपन अभी करने वाले हैं वो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले एक जल्दी सी रिकैप करवा देता हूँ कि भैया अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। अपन ने देखा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। उससे पहले अपन ने देखा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और जब यहाँ पे चॉइस की बात आ रही है तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? 3 कारण थे। कौन कौन से? रिसोर्सेज आर स्केर्स, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे अपन पहुंचे थे क्या, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी क्या कि अगर रिसोर्सेज सिर्फ स्केर्स हुए लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन नहीं हुए तो इसका आंसर क्या था? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब यही हुआ कि भैया 4 या 4 से ज्यादा चीजें, एक या एक से ज्यादा चीजें तुम्हारे पास दी हुई हैं, लेकिन तुम्हें उन सब में से किसको चूज करना है? एक को चूज करना है, एक को सेलेक्ट करना है, बाकी सबको रिजेक्ट करना है। तो बाकी सबको रिजेक्ट और एक को सेलेक्ट तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो, यानी कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन होंगे तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी, वरना नहीं होगी। ठीक बात है। आज अपन बेसिकली जो देखेंगे दैट इज मेंबर नंबर 2 जो अपन करने वाले हैं, बेसिक टर्म्स एंड क्वेश्चंस। तो इसमें वो सारी चीजें ही हैं जो अपन ने मेंबर नंबर 3 में कर ली है। बहुत छोटी छोटी चीजें अलग अलग जो आएंगी, वो छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे। 4 चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें। सबसे पहली चीज तो ये अपन ने देख ली थी कि भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अपन ये शॉर्ट में कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। देखो, मैं वापस से ये चीज रिपीट कर रहा हूं, मेंबर नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों एक परिवार का हिस्सा है। अगर इसमें से एक को भी हटा दो ना तो दोनों लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब मेंबर नंबर 3 जो अपन ने लास्ट क्लास में करा था वो सबसे पहले तुम्हें करना है, फिर ये वाला मेंबर करना है, उसके बाद लास्ट में अपन करेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो इन सारे वर्ड से ही मिलकर बनी, इसलिए अपन ये सारी चीज़ें पहले कर रहे हैं। वापस से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले मेंबर नंबर 3 करके आओ, उसके बाद इस पर आओ, वरना इसमें ज़्यादा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर दोष मुझे दोगे तो फालतू में। ठीक है, तो वापस से इस पे आता है। इकोनॉमिक्स जो होती है वो भैया तुम्हारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ही डील करती है। तो इसीलिए अपन ने ये चीज़ बोली है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। इकोनॉमिक्स क्या है? हर एक समय पे अपन को इकोनॉमिक्स जो अपन पढ़ते हैं वहाँ पे हर एक समय पे अपन को चॉइसेस बनानी होती है। कब चॉइसेस बनानी होती है? जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स हैं, यानी कि लिमिटेड हैं। कहने का मतलब क्या है कि तुम अभी जैसे ये चीज कर रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ध्रुव शर्मा से पढ़ रहे हो, और वो भी इकोनॉमिक्स में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, उसमें भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें भी ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक बात है। तो तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी तुम अगर पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तुम्हारा जो स्ट्रीम है, कॉमर्स अगर तुम्हारा है या ह्यूमैनिटीज तुम्हारा है, तो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स में कितने सारे चैप्टर्स हैं। तुम किसी से भी शुरुआत कर सकते थे ना, फिर इसी से क्यों करी या मैंने इसी से क्यों करी। तो अपन क्या चाहते हैं, अपन क्या सोचते हैं, हमेशा जब भी अपन कोई सी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो अपन यही सोच के करते हैं कि ये चीज़ अभी के समय के लिए मेरे लिए बेस्ट है, इससे अच्छी चीज़ और कोई भी नहीं है। सिंपल सी बात है। तुम अभी जो चीज सेलेक्ट कर रहे हो वो ये सोच के कर रहे हो ना कि ये चीज मेरे लिए अभी के समय के लिए बेस्ट है और इससे अच्छा काम मैं अभी के टाइम पे और कुछ नहीं कर सकता। तो अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, अपन हमेशा चॉइसेस को सेलेक्ट करते हैं। वी आर मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। जहां पे तुम्हारे पास समय की कमी है, जहां पे तुम्हारे पास इंसान की कमी है, मतलब कि तुम इकलौते हो और तुम्हारे पास समय की कमी है, लेकिन तुम्हारे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है करने को। ठीक है, तो इसमें अपन क्या क्या देखेंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि अपन ने पहले ही समझ लिया था, इसको अपन लास्ट में देखेंगे।
ठीक है। रैशनल मैनेजमेंट क्या होता है ये अपन समझेंगे। स्कैर्सिटी सबको पता है क्या होती है, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है ये भी पता है। तो वही कहने का मतलब था मेरा कि छोटी छोटी टर्म्स है, लेकिन मैं एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि भैया अपन इकोनॉमिक प्रॉब्लम लास्ट में देखेंगे। अभी देखते हैं कि भैया रैशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो रैशनल मैनेजमेंट अगर इसको बोले तो तुम लिख सकते हो, रैशनल मैनेजमेंट इज लॉजिकल मैनेजमेंट। रैशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल। रैशनल मतलब लॉजिकल। तुमने अगर नोट्स कॉपी नहीं बनाई है तो बना लो, और नोट्स कॉपी के एंड में लास्ट में लॉजिकल का मतलब लिख देना रैशनल। जो भी चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो लास्ट पेज पे लिख देना। वापस से नहीं बताऊंगा, जो भी चीजें तुम्हें अच्छी लगे, ठीक है। नोट्स तो लिखना ही है, लेकिन ऐसी चीजें जिनका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है, डेली लाइफ में यूज अपन नहीं करते। तो यहाँ पे रैशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल मैनेजमेंट। अब लॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि तुमने फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है, 10th तक। तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें आधी से ज्यादा चीजें तुमने कभी देखी ही नहीं होगी लाइफ में, कि अपन भैया ये चीज पढ़ रहे हैं, ये न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं, ये सेल्स पढ़ रहे हैं, होते हैं अपन में, लेकिन अपन को दिखते नहीं है, ठीक है। कुछ भी पढ़ाएंगे अपन पढ़ लेंगे, क्यों, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है। वैसी चीजें इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ते हैं क्या, नहीं। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना कि भैया इन सारी चीजों से तुम आसपास डेली लाइफ में डील कर सकते हो, इसलिए ये इतना फेमिलियर हो जाता है। अपन क्या पढ़ते हैं, अपन डिमांड पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं, अपन प्राइस पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं, अपन सप्लाई पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं, अपन मार्केट पढ़ते हैं। तो अपन ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो अपन खुद ही हैं या अपने आसपास के लोग ही हैं। तुम्हारे पिताजी अगर बिजनेसमैन है, भैया सप्लाई तुम्हारे घर में है, बिजनेसमैन है, प्राइस से रिलेट करते हो। तुम कंज्यूमर हो, तुम डिमांड कर रहे हो, प्राइस से रिलेट कर रहे हो। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, मार्केट बना देते हैं। खत्म हो गई भैया इकोनॉमिक्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपन वो चीजें पढ़ते हैं जो डेली लाइफ में एप्लीकेबल होती है, ना कि जो कि भैया कहीं आसमान में स्पेस में चल रही है, नहीं। अपन को जमीनी हकीकत से मतलब होता है। और रैशनल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लॉजिकल मैनेजमेंट होता है, कि वो चीजें जो ऑन पेपर्स तो अच्छी लगे, लेकिन साथ के साथ रियल लाइफ में भी अच्छी लगे। जैसे कि मैंने तुम्हें बोल दिया, अब सपोज करो कि तुम्हारी बर्थडे आ रही है, ठीक है, तुम्हारा बजट कम है, तुम्हारा बजट है 5,000 रुपए का, ठीक है, और तुम भैया चाह रहे हो 7 स्टार होटल में पार्टी देना। कितने लोगों की, 100 लोगों की। 7 स्टार तो कुछ होता भी नहीं है, वैसे 5 स्टार ही मान लेते हैं अपन। 5 स्टार होटल में पार्टी देना कितने जनों की, 100 जनों की। सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। कौन नहीं चाहता ऐसे बर्थडे पार्टी देना, कि मेरी बर्थडे है, मैं 100 लोगों को, मतलब कि जिनको नहीं जानता उनको ही बुला रहा हूँ, सबको बुला रहा हूँ। 4 दोस्त है मेरी, लेकिन सबको बुला दिया, और भैया 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगा तो सब आ भी जाएंगे, ठीक है। अब ये 5,000 रुपये में पार्टी दे सकता हूँ क्या मैं, मतलब तुम ही बताओ मुझे। 5 स्टार होटल में 100 जनों की पार्टी में 5,000 रुपये में दे सकता हूँ कि पार्टी का मतलब क्या होता है, खाना पीना, डांस नाच गाना सब कुछ। यूं नहीं कि उनको एक बिस्लरी की पानी की बोतल पकड़ा के बोल दिया ओके एंजॉय करो। सीधी सी बात है ना। तो सारा डिनर वगैरह स्टार्टर से लेकर एंड तक डीजे पार्टी के साथ 5,000 रुपये में 100 जनों का खाना हो सकता है क्या 5 स्टार होटल में, नहीं हो सकता। लेकिन अगर हो जाए तो बढ़िया नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा भैया, क्यों नहीं रहेगा। तो ये चीज कहलाती है रैशनल मैनेजमेंट, कि ये ऑन पेपर्स तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि 5,000 रुपए में 5 स्टार होटल में 100 जनों का डिनर, और वो भी अच्छे से दबा के डीजे पार्टी के साथ। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स भी सेम चीज ही पढ़ता है। इकोनॉमिक्स वो चीजें नहीं स्टडी करता जो ऑन पेपर्स तो अच्छी लगे, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो। जैसे मैं तुम्हें अगर अभी बोल दूं कि आने वाले 1 घंटे में तुम्हारे 12th इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस करा दूंगा, मजा नहीं आ जाएगा अगर 1 घंटे में पूरा 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो जाए। हर कोई साला टॉप कर जाएगा, हर कोई 100-100 नंबर लिया है, हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो वही चीज जो तुम ऐड देखते हो ना, कि हर घंटे कमाए 1 करोड़ रुपए, हर घंटे कमाए 1 लाख रुपए, घर बैठे कम बने करोड़पति, तो ये सारे यही होते हैं, और लोग उसमें बेवकूफ बन भी जाते हैं। तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्या, नहीं। इकोनॉमिक्स का पार्ट क्या होता है भैया, रैशनल मैनेजमेंट, लॉजिकल मैनेजमेंट, कि जो सिर्फ ऑन पेपर्स अच्छा ना लगे, रियल लाइफ में भी जो चीज एप्लीकेबल हो। तो जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। 5,000 रुपए में 100 जनों की पार्टी 5 स्टार होटल में नहीं हो सकती। घर बैठे लैपटॉप पे काम करे हर कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता। हर कोई, लोग कमाते हैं अच्छे ढंग से, यूं नहीं कि सबको बांटते फिरते करोड़ रुपए, ऐसा नहीं हो सकता। आई बात समझ में। तो रैशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उनका मैनेजमेंट, उनका यूटिलाइजेशन ऐसा हो कि वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो सके, ना कि सिर्फ पेपर्स पर, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसीलिए अपन बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा मैनेज की जा सकती है, कभी भी सॉल्व नहीं की जा सकती। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था बेहद अच्छी तरीके से। क्यों नहीं सॉल्व की जा सकती, क्योंकि तीनों रीजन में से एक रीजन भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा
खत्म हो सके। कौन कौन से रीजन थे? रिसोर्सेज आर स्केर्स। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड बन जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी अराइज नहीं होगी, यानी कि अपन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? व्हेन रिसोर्सेज कैन बिकम अनलिमिटेड और रिसोर्सेज हैव ओनली वन यूटिलाइजेशन एंड ह्यूमन वांट्स बिकम्स लिमिटेड। या तो भैया तुम्हारे रिसोर्सेस अनलिमिटेड बन जाए कि कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो दो जितने जनों को पार्टी देनी है, ठीक बात है। दूसरा, या फिर रिसोर्सेज के सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन हो तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ही नहीं होगी। या फिर तीसरा कि इंसान आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति कर ले, साधु संत जैसा वो बन जाए कि उसकी कोई इच्छाएं ही नहीं है। तुम्हें मैंने रोटी के साथ अचार दिया, ठीक है सर। तुम्हें मैंने खाने ही नहीं दिया, तुम बोलो ठीक है सर। तो अगर तुम ऐसे बन जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। यानी कि इंसान को जितना मिल रहा है अगर वो उसमें खुश रहना सीख जाए तो ह्यूमन वांट्स लिमिटेड बन जाएंगे, और ह्यूमन वांट्स लिमिटेड बन गए तो प्रॉब्लम ही कहाँ है भैया? प्रॉब्लम यही तो अराइज होती है कि अपनी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। अपनी इच्छाएं, अपने पास जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उससे हमेशा एक कदम आगे रहती है। ये बात हमेशा याद रखना। आया इतना समझ में? तो रैशनल मैनेजमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्कैरसिटी। बहुत सिंपल है। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है भैया? व्हेन योर डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। सिंपल सा मतलब। स्कैरसिटी का मतलब क्या है? कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो अपन जब बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, एक भी तुम रिसोर्स बताओ जो स्कैर्स नहीं है, यानी कि जो क्या है? अनलिमिटेड। मैंने बता दिया था, तीनों चीज़ें बता दी थी। कौन कौन सी? तुम्हारी सनलाइट, ठीक है, तुम्हारी हवा और तुम्हारा समंदर का पानी। समंदर का पानी, क्लीन वाटर की बात नहीं करें अपन, ओशन वाटर की बात करें, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। सबको पता है कि भैया 70% से ऊपर तुम्हारा जो है धरती पे वो पानी पानी है। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ढंग से तुम तभी कर सकते हो जब तुम वो रिसोर्स यूज करो। यानी कि तीनों चीजें, सनलाइट, विंड एनर्जी और तुम्हारा ये पावर प्लांट, ये जो समंदर का पानी है, इन तीनों से तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, एनर्जी जनरेट कर सकते हो। लेकिन एनर्जी जनरेट करने के लिए तुम्हें प्लांट लगाना पड़ेगा। उन प्लांट में जो भी चीज, मेटल वगैरह, आयरन वगैरह, कुछ भी XYZ यूज हो रहा है, वो वापस से क्या है? रिसोर्स है, और वो क्या है? स्केर्स है। उसकी तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ती है। वरना अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, अपन सोलर पावर प्लांट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सोलर पावर प्लांट बहुत महंगा है। तुम पता करना, तुम्हारे घर में जो नॉर्मल गीजर लग रहा है उससे 5 गुना ज्यादा तुम्हारा सोलर गीजर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि है तो वो सूरज की रोशनी, लेकिन भैया सूरज की रोशनी को नॉर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिन चीजों का उपयोग किया जाता है वो बहुत महंगी आती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि सारे के सारे रिसोर्सेज ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब कम है। किसके कंपैरेटिवली? अपनी डिमांड के कंपैरेटिवली। हमारी मांग ज्यादा है और उतनी सप्लाई कभी भी नहीं हो पाती, इसीलिए तो अपन उसकी प्राइस पे करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है इकोनॉमिक वेलफेयर। बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? भला, मतलब कि अच्छा काम। अब वो अच्छा काम दोनों लेवल पे हो सकता है। देखो, तुम जब अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचोगे तो तुम्हारे लिए क्या चीज़ें मैटर करती है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे लिए क्या चीज़ें मैटर करती है, तो मेरे लिए मैटर करता है मेरी इनकम, मेरा एक्सपेंडिचर, ठीक बात है। लेकिन अगर अपन पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया के लिए क्या ध्रुव शर्मा की इनकम मैटर करती है? नहीं। सिर्फ ध्रुव शर्मा की इनकम मैटर करती है? नहीं। इंडिया के लिए किसकी इनकम करती है? इंडिया के सारे नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम मैटर करती है। तो भैया अपन इंडिविजुअल लेवल पे एक की इनकम देखते हैं और पूरी इकोनॉमी लेवल पर अपन सबकी इनकम देखते हैं। जहां पे अपन देखते हैं कि एक इंसान हेल्दी रहे, यानी कि मैं अपनी हेल्थ की बात करूंगा, वहीं पे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे तो वो अपनी हेल्थ की बात नहीं करेंगे या किसी एक इंसान के हेल्थ की बात नहीं करेंगे, वो पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। आई बात समझ में? तो इकोनॉमिक वेलफेयर दोनों लेवल पर, माइक्रो लेवल पर अलग होता है और मैक्रो लेवल पर अलग होता है। पहले ही क्लियर कर देता हूं, हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल है। माइक्रो पार्टिकल्स अपन जब बोलते हैं ना, तो माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? नैनो पार्टिकल्स। तो माइक्रो लेवल का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पर। माइक्रो लेवल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल पर। और मैक्रो लेवल का मतलब होता है इकोनॉमिक लेवल पर, यानी कि पूरी सोसाइटी को अपन एक इंसान के तौर पे जब देखते हैं तब, ठीक है। तो बस इसमें अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं। माइक्रो लेवल पे अपन इंडिविजुअल्स गेन की बात करते हैं। मैं जब अपनी बात करूंगा तो अपनी ही बात करूंगा, तुम्हारी बात नहीं करूंगा, ठीक है। अपन कंज्यूमर की इनकम देखेंगे, मतलब कि मेरी इनकम, डिमांड देखेंगे या फिर सप्लाई देखेंगे, सिंपल सी बात है।
इंडिविजुअल्स गेन मतलब मेरा फायदा हर एक तरीके से, इनकम ज्यादा से ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, ठीक है। फिर एग्जांपल कि मेरी इनकम देख रहे हैं तो सिर्फ मेरी ही इनकम देख रहे हैं, मैं कितनी चीजों की डिमांड कर रहा हूं मैं सिर्फ ये देखूंगा। और वाई की सप्लाई कितनी है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे मैंने देखा कि ये सैमसंग का फोन है, सैमसंग का S10 लाइट, सिर्फ इसकी डिमांड कितनी है मैं सिर्फ ये देखूंगा। या सैमसंग मोबाइल फोन की भी अगर मैं डिमांड देखूंगा तो वो भी माइक्रो लेवल का ही होगा ये स्टडी, क्योंकि मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर सैमसंग मोबाइल की बात करी है, ठीक बात है। और वहीं पर मैं जब पूरी सोसाइटी की बात करूंगा कि भैया मैं स्वस्थ हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं खुश हूं, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल्स गेन, ठीक है। लेकिन अब जब अपन पूरी सोसाइटी की बात करेंगे तो एक इंसान की बात नहीं करेंगे। क्या पूरे इंडिया में लोग खुश हैं, क्या पूरे इंडिया में लोग नॉर्मल एवरेज इनकम अर्न कर पा रहे हैं, इतनी इनकम अर्न कर पा रहे हैं कि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकें? क्या गरीबी कम हुई है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, क्या महंगाई कम हुई है? तो अपन ऐसी चीज़ों से डील करते हैं जब अपन सोशल वेलफेयर की बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्राइम रेट कैसी है, ठीक है। जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर्स इनकम, एक इंसान की इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अपन पूरे नेशन की बात कर रहे हैं तब अपन नेशनल इनकम की बात करते हैं, यानी कि भारतवासी, एक एक भारतवासी कितना पैसा कमा रहा है वो। यहाँ पे अपन एक गुड की बात कर रहे हैं कि भैया सैमसंग फोन की डिमांड कितनी है, और वहां पे अपन बात कर रहे हैं कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी है। वैसे ही कि एक मोबाइल फोन की सप्लाई कितनी है, और वहां पे अपन बात कर रहे हैं कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कितनी है। तो बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल्स गेन सोशल वेलफेयर में शिफ्ट हो जाता है, इंडिविजुअल्स इनकम नेशनल इनकम में शिफ्ट हो जाती है, एक प्रोडक्ट की डिमांड एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट हो जाती है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम टोटल, समेशन तुम लिख सकते हो, लिख देना रजिस्टर के एंड में। एक की सप्लाई सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई, जिनको इनका इन वर्ड्स का मीनिंग ढंग से नहीं पता है, टेंशन मत लो, डिमांड और सप्लाई एक अपना सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट यूनिट है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ माइक्रो और मैक्रो का मतलब समझ में आना चाहिए। माइक्रो का मतलब क्या होता है भैया, इंडिविजुअल लेवल पर, मैक्रो का मतलब क्या होता है, सोशल लेवल पर, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर। हुआ क्लियर? पक्की बात है, अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली हैं भैया। कौन कौन सी तीनों चीजें? रैशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्कैरसिटी का मतलब क्या है, और इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सबसे पहली चीज, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये इन तीनों वर्ड्स का समेशन ही है, इसीलिए अब अपन उसको एंड में देखते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलने दो इन सबको, बहुत सिंपल है, ये सब अपन कर चुके हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है भैया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ढंग से इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या हुआ, सिंपल, यूजिंग रिसोर्सेज रैशनली एंड मेकिंग इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कि भैया रिसोर्सेज को रैशनली मैनेज करो और उनसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तुम निकाल सको। सबसे पहली चीज रैशनली मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपन ने लास्ट में करा। रैशनली मैनेज करने का मतलब क्या हुआ कि लॉजिकली उसको मैनेज करो, कि जो अपने पास रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला है कि आज इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कर लो, ये रैशनल मैनेजमेंट हुआ। मैंने तुम्हें बोला कि आज 500 सब्जेक्ट्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, ये रैशनल मैनेजमेंट नहीं हुआ। आई बात समझ में? तो लॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो, ठीक है, और उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मैंने तुम्हें बोला कि आज इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक वर्ड याद रखो, रैशनल मैनेजमेंट। क्या ये तुम्हारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है क्या? नहीं यार, ये बहुत छोटी सी चीज है, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। अगर मैंने तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे दिया, आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का, तो वो कहलाएगा क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कि उस रिसोर्सेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से अपन यूज करें। अपन ऐसा ना हो कि उसका अंडर यूटिलाइजेशन करें लेकिन उसको ओवर यूटिलाइज भी ना करें। यूं नहीं हो कि तुम 24 में से 20-20 घंटे पढ़ाई करे हो कि तुम्हारा कल को सर ही फट जाए। ऐसे भी नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसे भी नहीं पढ़ना है कि तुम 24 घंटे में से आधा घंटा ही पढ़ाई करे हो। 5-7 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर वैसे एग्जाम्पल दे रखा है जो अपन पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल लेवल पर अपन कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और इकोनॉमिस्ट अपने लेवल पे कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे अपन क्या देखते हैं कि भैया सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर समय अपन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करते रहते हैं। किसी पार्टी में जा रहे हो, कौन से कपड़े पहनने, सुबह उठते ही तुम कौन से कपड़े पहनोगे, ये यहाँ से लेकर बड़े बड़े डिसीजन, यानी कि करियर आफ्टर 12th, कि भैया 12th के बाद तुम क्या करोगे। जैसे तुमने करियर वाइज अगर अपन बात करें
सबसे पहले जो डिसीजन होते हैं वो तुम्हारे घर वाले लेते हैं कि कौन से स्कूल में भर्ती कराना है, ठीक है। फिर जब तक तुम्हें होश आता है 8th 9th 10th क्लास में, तुम अपना स्कूल चूज कर सकते हो अगर तुम्हारे घर वाले अलाउ करवाएं तो, ठीक है। फिर 10th के बाद आता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। फिर 12th के बाद आता है कि कौन से कॉलेज में जाएं, कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सा कोर्स करें। फिर ग्रेजुएशन के बाद आता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करें, अगर करें तो कौन से सब्जेक्ट में करें, और अगर पीजी नहीं करना है तो भैया नौकरी करें या धंधा करें। फिर जब नौकरी और धंधे की बात आती है तो धंधा कौन सा करें या फिर नौकरी कौन सी कंपनी में करें। आई बात समझ में? तो करियर वाइज तो इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं ही है, लेकिन डेली बेसिस पे भी अपन हर समय अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम अब डेली बेसिस की बन गई है तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अपन उसको जाने देते हैं क्योंकि वो अननेसेसरी है। लेकिन 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, 12th के बाद कौन से कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बाद कौन सी जॉब करनी है या बिजनेस करना है या कुछ भी XYZ, ये क्योंकि तुम्हारा पूरा करियर डिसाइड करता है, तो इसमें इंसान समय देता है, ठीक है। तो वही अपन ने बस एग्जांपल लिया है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। अपन ने जो अभी तीनों टॉपिक्स पढ़े ना, रैशनल मैनेजमेंट, स्कैरसिटी और इकोनॉमिक वेलफेयर, बस उनका समेशन ही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज यूजिंग रिसोर्सेज रैशनली एंड मेकिंग इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, खत्म। ये होती है तुम्हारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये बस एग्जांपल है कि भैया इंडिविजुअल लेवल पे अपन क्या क्या चूज करते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक, कैसी कैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इकोनॉमिस्ट अपने लेवल पे कैसी फेस करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इकोनॉमिस्ट कैसी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जो अपन अभी भी देख रहे हैं कि कौन से शहर को, कौन से स्टेट को, कौन से रीजन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। तो अपन ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन से रीजन को अभी लॉकडाउन की ज़रूरत है, कौन से रीजन अभी रिकवर हो चुका है या कुछ भी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स अभी के लेवल पे सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और वो क्या है? कोविड-19 की भी इस पेंडेमिक को कैसे जल्द से जल्द खत्म करा जाए या मिनिमाइज किया जाए। खत्म तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन इससे जो लॉस हो रहा है वो कम से कम कैसे किया जाए, इस पे अपने इकोनॉमिक्स का अभी के टाइम पे फोकस है। अभी कोई भी इकोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट ये नहीं सोचता है कि चांद पे कैसे जाया जाए। अभी सारे जो तुम्हारे नेता लोग हैं ये सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भैया इस कोविड-19 की महामारी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी का समय यही चीज सोचने का है। अभी जो वक्त है वो इसी की गवाही दे रहा है, और इसी के अलावा किसी और चीज पे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ताकि क्या हो, जो अपन ने रिसोर्सेज को सेलेक्ट करा है, यानी कि जो अपन ने चॉइसेस मेक करी है कि भैया अभी तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो तुमने कुछ सोच समझ के ही करी होगी। तुम अभी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तुमने कुछ सोच समझ के वो डिसाइड करा होगा। तुमने 12th के बाद कौन से कॉलेज में जाना है, वो तुमने कुछ सोच समझ के ही डिसाइड करा होगा। तो अपन ने क्या सोच के अपन डिसाइड करते हैं कि अपन अपन मतलब एक रिसोर्स अपन को बेस्ट रिजल्ट दे सके। तुम कौन सा करियर चूज करोगे जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और तुम्हें लगता है कि मैं ये काम बेहद अच्छे तरीके से कर सकता हूं, इससे अच्छा काम नहीं कर सकता। मैं टीचर क्यों बना? क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे यही काम बहुत अच्छी तरीके से आता है, इससे के अलावा किसी और फील्ड में जाऊंगा तो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं बन पाऊं। आई बात समझ में? इसीलिए हर इंसान अपना अपना करियर डिसाइड करता है यही चीज़ सोचकर कि भैया वो उस काम में सबसे बेहतरीन है, उसके अलावा किसी और काम में उतना बेहतरीन नहीं है, ठीक है। अभी ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो हर एक बच्चे ने फेस करा होगा 10th क्लास के बाद, कि व्हाट सब्जेक्ट शुड आई ऑप्ट फॉर, ठीक है। तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करो? अब भैया साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अब सपोज करो तुमने कॉमर्स चूज करा, इकोनॉमिक्स दोनों में आता है, कॉमर्स में भी आता है, ह्यूमैनिटीज में भी आ रहा है, बस सपोज करो तुमने कॉमर्स सेलेक्ट करा, ठीक है। अब कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद भी तुम्हारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें हो सकता है तुम्हारे स्कूल में अवेलेबल हो, जो कि मोस्टली स्कूल्स में होती है। कि भैया तुम्हारे पास फाइन आर्ट्स था, ऑप्शनल में बात कर रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन था, इकोनॉमिक्स भी किसी किसी स्कूल में ऑप्शनल में होता है, मैथ्स होता है, या फिर म्यूजिक। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अभी के टाइम पे तो कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। लेकिन सपोज करो तुमने कॉमर्स सेलेक्ट करा, और क्योंकि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने इकोनॉमिक्स को ही सेलेक्ट करा होगा, ठीक है। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या निकला? यानी कि तुमने इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे चूज करके, कैसे सेलेक्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करी। कि भैया सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो 3 ऑप्शन थे, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, उसमें से कॉमर्स को सेलेक्ट करा, और तुम्हारे पास जो 5 ऑप्शन थे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन सा चूज करना है, तो तुमने उसमें क्या चूज करा? इकोनॉमिक्स को, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बाकी छोटे एग्जाम्पल
सबको सबको पता है कि अपन 24 घंटे कुछ ना कुछ डिसाइड करते ही रहते हैं कि भैया जी अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी क्या करें। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि अपन क्या है, लिमिटेड है, लेकिन अपने पास करने को बहुत सारी चीजें हैं। वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन बनता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स बट दे हैव ऑल्टरनेटिव utilization. That's why economic problem arises, and hence economic problem can never be solved, it can only be managed. हुआ क्लियर? बेहद अच्छे से, पक्की बात है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है वो भी अपन ने पढ़ लिया, और भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है वो भी अपन ने पढ़ लिया बहुत ज़्यादा डिटेल में। अब सिर्फ अपन को ये देखना है कि इन सारे वर्ड्स को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारी इकोनॉमिक्स। बढ़े आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऊपर जो दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन शॉर्ट आपसे रिलेटेड एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी जाएं तुरंत इंस्टाग्राम पर और मेरे इस पेज को फॉलो करें। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।